हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश पिया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th का जो गणित है यानी मैथ, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएँ रियल नंबर उसे। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे जो आप लोग का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएँ रियल नंबर, उसके प्रश्नावली 1.1 के इंट्रोडक्शन वीडियो से, ठीक है? उसके कॉन्सेप्ट वीडियो से। चूँकि ये चैप्टर का जैसा कि नाम है वास्तविक संख्याएँ, तो थोड़ा इसमें संख्याएँ आ रहा है, तो हमें अलग-अलग संख्याओं के बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोग के एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन बनता है। आप लोगों ने सुना होगा जैसे सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, परिमेय संख्याएँ, अपरिमेय संख्याएँ, ये सब संख्याएँ क्या होती हैं? इनके बारे में थोड़ा हम लोग डीप में पढ़ेंगे, ठीक है? और उसके बाद इस वीडियो में ये चीज़ें पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? लाइक जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, जैसे पाई का मान 22/7 होता है, तो एक्चुअल वो पाई का मान 22/7 होता है, हम लोग कैलकुलेशन में लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो पाई का मान 22/7 नहीं होता है। क्यों, वो कैसे, क्या, ये सब चीज़ें हैं, पूरी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद जो आप लोग का प्रश्नावली 1.1 से रिलेटेड आप लोग का जो एग्जाम्पल का सारा क्वेश्चन है इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और अगले वीडियो से हम लोग प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसमें थोड़ा हम लोग सारी संख्याओं के बारे में जानेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम लोग जो प्रश्नावली 1.1 में आप लोग के जितने भी एग्जाम्पल के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे और इसी के आधार पे आप देखना, इसको अच्छे से आप समझ लो, इसके आधार पे आप अपनी प्रश्नावली पूरी की पूरी सॉल्व कर जाओगे, ठीक है? तो इतनी चीजें हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। हाँ जी, तो जैसा कि आपका चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है? देखो, आपको हर एक चैप्टर का इंग्लिश नेम भी याद रखना है, ठीक है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो देखो, यहाँ वास्तविक संख्या यानी संख्याएं आई, आप पढ़े होंगे पिछले कक्षाओं में सम संख्याएं, विषम संख्याएं। तो यहाँ से ये चैप्टर आप शुरू कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि ये संख्याएं कितनी होती है, कौन कौन सी होती हैं, कितने भागों में इसको बांट सकते हैं। तो चलो इन संख्याओं के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है? बाकी ये हमारी एक ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी, ठीक है? यूपीएमएसपी स्टडी, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको फ्री में पूरा का पूरा आपको नोट्स, जैसे आपका साइंस और इसका नोट्स मिलेगा यहाँ पे, और अलग सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश का नोट्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा बिल्कुल फ्री में। तो ये ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो, यहाँ हम लोग थोड़ा संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये संख्याएं क्या होती हैं, कितनी होती हैं। तो देखो, अगर मैं संख्याएं यहाँ लिखूं, ठीक है, संख्याएं, तो हम लोग मेनली तरीके से संख्याओं को बोल सकते हैं कि दो प्रकारों में बांटा गया है, ठीक है? दो प्रकारों में बांटा गया है, मैं उन दोनों प्रकारों को यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है? पहली, जो आपका पहला ही चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, ठीक है? वास्तविक संख्याएं, ठीक है, जिनको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। अभी हम लोग इनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। और इधर मैं आपको लिख देता हूं काल्पनिक संख्याएं, ठीक है? काल्पनिक संख्याएं, ठीक है? ये हम लोग की संख्याओं की कैटेगरी है। जो संख्याएं उनको हम लोग मोस्टली दो इन कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है? पहला आप लोग का वास्तविक संख्या हो गया, सेकंड आप लोग का काल्पनिक संख्या हो गया। वास्तविक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर इंग्लिश में, और इसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर, या फिर इमेजिनरी नंबर ही बोलो, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर। इसमें कैसी संख्याएं आएंगी? तो देखो, जैसे रूट में आपका -2 हो गया, रूट में आपका -5 हो गया, रूट में जो भी संख्याएं हो और उनके आगे चिन्ह माइनस का लगा हो, ये आपकी काल्पनिक संख्याएं होती है। और इनके बारे में डिटेल्ड में आप 11वीं कक्षा में पढ़ोगे। किस क्लास में पढ़ोगे? 11th में आप लोग पढ़ोगे। इससे रिलेटेड एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं। तो इसको हम लोग यहीं पे विराम देते हैं बस। मतलब क्या काल्पनिक संख्याएं होती हैं? जैसे रूट में -2, रूट में मतलब जो भी संख्याएं होती है रूट में उनके साथ माइनस लग जाए तो वो काल्पनिक संख्याएं होती है। बस इतना जानो। हम लोग की जो संख्याएं हैं वो ये हैं, ठीक है? वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। तो इनके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। ये रियल नंबर क्या होता है? देखो, यहाँ पे ऐसी संख्याएं, क्या? ऐसी संख्याएं, ठीक है? ऐसी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पे दर्शा सके, जिनको हम क्या कर सके? नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है?
संख्या रेखा, आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा संख्या रेखा, जिनको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सके वे सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। और इसी के अंतर्गत आपकी सारी की सारी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं पढ़ते हो, जैसे आपकी सम संख्या हो गई या फिर विषम संख्या हो गई, उसके अलावा आप लोग का परिमेय संख्या हो गया, ठीक है, परिमेय संख्या हो गया, या फिर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो गया। इसके अलावा आपका जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया, सारी की सारी संख्याएं आपके वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, तो चलो अब ये थोड़ा नंबर लाइन क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक एक संख्याओं के बारे में डिटेल में जानेंगे। देखो यहां मैं एक नंबर लाइन बनाने की कोशिश करता हूं। 1 मिनट, ये देखो, ये मान लो ये हम लोग का एक लाइन हो गया। ठीक है, चलो सीधा ना बने तो कोई दिक्कत नहीं, चलो चलो ठीक है। यहाँ पे देखो यार, ये 1 मिनट रुक जाओ, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ इसके बीच में मैं 0 ले लेता हूँ। बीच में मैं क्या ले लेता हूँ, इसके बीच में मैं 0 ले लेता हूँ। इधर हम लोग क्या हो जाएंगी, 1 2 1 2 3 4 5 ही तक लेता हूं। इधर 0 के इधर आपका क्या हो जाएगा, 1, ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, और 0 के इधर अगर आते हैं तो ये आपकी अब निगेटिव यानी ऋणात्मक में संख्याएं आएंगी। यानी यहाँ पे जो होगा वो -1 होगा, यहाँ पे आपका -2 होगा, ये आपका -3 हो गया, ये -4 हो गया, ये -5। ठीक है, जितना आप इधर तक बना लो और इधर तक। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसमें आपको, यहाँ देखो ये आपकी ऋणात्मक संख्याएं भी दिखाई दे रही है इस नंबर लाइन पे, ये धनात्मक संख्याएं भी दिखाई दे रही है और ये 0 भी दिखाई दे रहा है। तो ये, और अगर हम लोग देखो 1 और 2 के बीच में देखें तो यहाँ क्या पड़ेगा, 1.5 पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि दशमलव वाली संख्याएं, या फिर इसको हम लोग बट्टा भी बोल सकते हैं, 2 1 3, इसको हम लोग 3/2 के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी ये जो बट्टा वाली, यानी यह बीच में जो पड़ेगा वो 1/5, जिसको हम लोग 3/2 भी लिख सकते हैं, होगा। तो जो भी ऋणात्मक संख्याएं हो गई, धनात्मक संख्याएं हो गई, 0 हो गया, या फिर ये दशमलव वाली संख्याएं हो गई, या फिर ये बट्टा वाली, ये सारी की सारी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं, रियल नंबर। इन्हीं को हम लोग रियल नंबर यानी हिंदी में जिसको हम बोल सकते हैं वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, अब चलो वास्तविक संख्या के कई सारे प्रकार हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई, पूर्णांक हो गया, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय, सारी संख्याओं के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिटेल्ड में पढ़ते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो आप लोग का प्रश्नावली 1.1 है उसके जितने भी हम लोग एग्जाम्पल के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, और आप इन एग्जाम्पल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना और उसके बाद जाकर अपनी प्रश्नावली लगाना, आप देखना खुद लगा पाओगे। ठीक है, तो चलो थोड़ा हम लोग संख्याओं के बारे में यहाँ पे जानते हैं एक एक कर। ठीक है, सबसे पहली हम लोग संख्या हम लोग जो लेंगे वो हम लोग कौन सी संख्या लेंगे, सम संख्या। ये सम संख्या क्या होती है इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। और ये सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं की प्रकार है। ठीक है, चाहे सम संख्या हो गई, विषम संख्या है, ये सारी की सारी संख्याएं या परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं, सारी की सारी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सम संख्या। ये सम संख्या क्या होती है, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, ऐसी संख्या है जो 2 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए, यानी जिसमें 2 से भाग चला जाए, वे सम संख्याएं होती है। अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो खुद 2 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। इन सारी की सारी संख्याओं में 2 से भाग दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये पहला हो गया आपका सम संख्या। उसके बाद सेकेंड देखो, सेकेंड हम लोग का क्या हो गया, विषम संख्या। सेकेंड विषम संख्या। ये विषम संख्या क्या होता है भाई, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। देखो अब सेम इसका उल्टा है, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम संख्या होंगी, जो 2 से विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, विभाजित ना हो। ठीक, यहां 2 से विभाजित हो और यहां 2 से विभाजित ना हो। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम ले, एग्जाम्पल के तौर पे कि वो कौन कौन सी संख्याएं होंगी, ठीक है, तो वे हम लोग की संख्याएं हो जाएंगी, जैसे आपका 3 हो गया, क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं होगा तो ये विषम संख्या हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसी प्रकार आप लोग का 9 हो गया, 11 हो गया, ये सारी की सारी आप लोग की
विषम संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो सम संख्या विषम संख्याएं क्लियर। आगे चलते हैं, अगली संख्या पे चलते हैं। ये तो हमने बेसिक चीजें पढ़ ली, हालांकि हमें थोड़ी प्राकृतिक संख्याओं से शुरू करना चाहिए था, लेकिन चलो ये इसके बारे में आप सब लोग जानते हो तो इसलिए मैंने इसको शुरू में बता दिया। अब थोड़ा मैं एक और संख्या लेता हूं यहाँ पे, तीसरा नंबर ले लेता हूं इसको। चलो, प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं इनको हम लोग देखते हैं। देखो, गिनती की सारी संख्याएं, गिनती में जितनी भी संख्याएं आती हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, गिनती की सारी संख्याएं, गिनती की सारी संख्याएं जो होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक ले लो, 2, 3, 4, 5, 6, आगे जितना भी आप ले लो, 6, 7, 8, 9, 10, जितना आप गिन लो, सारी सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसमें जीरो शामिल नहीं होता है, क्योंकि गिनती में आप देखते हो हम लोग कभी गिनते हैं कि 0, 1, 2, नहीं, हम लोग 1 से ही गिनते हैं, तो इसमें जीरो शामिल नहीं होता है। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखने का आपको मतलब बहुत ही जरूरत है। ठीक है, तो 1 से अनंत तक की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक, चलो उसके बाद अगली थोड़ी संख्या पे हम लोग चलते हैं। अगली संख्या हम लोग की हो जाएगी, इसके बाद 1 मिनट, प्राकृतिक संख्या के बाद हम लोग अगली संख्या देख लेते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है, और प्राकृतिक संख्या को आप लोग याद रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, NATURAL, नेचुरल नंबर, NUMBER। और यहाँ आपकी ये सम संख्या हो गई और ये आपकी विषम संख्या। तो हम लोग एक को इवन बोल देंगे, ठीक है, इसको हम लोग ओड नंबर बोल देंगे और इसको हम लोग इवन बोल देंगे, यानी सम संख्या। ठीक है, इवन नंबर और ये हम लोग की ओड नंबर। ठीक है, इंग्लिश नेम याद रखना, क्योंकि ये आपको आगे चलकर काफी हेल्प करेगा। प्राकृतिक संख्या हो गई। अब चलो हम लोग अगली संख्या, अगली हम लोग की संख्या क्या है? पूर्ण संख्या। ठीक है, 4th नंबर हम लोग देख लेते हैं, पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो इसको बोलते हैं होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। ठीक है, अब देखो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो अगर हम लोग जीरो प्लस कर ले, जीरो के साथ हम लोग प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ ले, ठीक है, तो वो क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, वो क्या होती हैं? वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। यानी गिनती की जो सारी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, उनके साथ अगर हम लोग जीरो को शामिल कर ले तो वो हम लोग की क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट जितना चले जाओ, यानी पूर्ण संख्या में जीरो शामिल हो जाता है। ठीक है, बस इतना है। तो प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएंगी। पूर्ण संख्या इसमें जीरो को भी शामिल कर लेंगे, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, चलो ये हम लोग की चौथी संख्या हो गई। पांचवी एक संख्या है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। ये क्या है? पूर्णांक, जिसको हम लोग इंटीजर नंबर बोलते हैं। पूर्णांक क्या होता है? ठीक है, पूर्णांक यानी इंटीजर क्या होता है? पूर्णांक संख्या मैं लिख देता हूं। पूर्णांक संख्या ये क्या होती है? यानी इनको हम लोग इंटीजर नंबर बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग आप लोग याद रखना, INT, ठीक है, INTEGER, ठीक है, और नंबर NU। चलो इसका तो मालूम ही है। तो ये पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर क्या होता है? तो देखो पूर्ण संख्याएं, यहाँ पे हम लोग की पूर्ण संख्या क्या थी? 0, 1, 2, 3। तो पूर्ण संख्याओं के साथ पूर्ण संख्या, ठीक है, संख्या प्लस इनके साथ पूर्ण संख्याओं के साथ अगर हम लोग ऋणात्मक संख्याएं, इनके साथ हम लोग क्या कर ले शामिल? ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर ले। ठीक है, जितनी भी ऋणात्मक संख्या है उनको भी शामिल कर ले, तो आपके पूर्णांक हो जाते हैं, इंटीजर हो जाते हैं। यानी एग्जाम्पल के तौर पे इंटीजर में हम लोग क्या लिख सकते हैं? इंटीजर में हम लोग -5, -6, -2, उसके अलावा हम लोग 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। यानी जिसमें हम लोग के निगेटिव नंबर भी शामिल हो, 0 भी शामिल हो और धनात्मक जो संख्या है वो भी शामिल हो। ये सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर है? चलो अगली संख्या, पूर्णांक के बाद हम लोगों ने सम विषम पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है, तो इनको छोड़ते हैं हम लोग भाज्य संख्या पे। चौथा, पांचवा और 6 नंबर हम लोग भाज्य संख्या देखते हैं। अगले पेज पे मैं इसको ले लेता हूं, 1 मिनट।
अगले पेज पे ले लेता हूँ भाज्य संख्या को। ठीक है, ये भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पेन का कलर थोड़ा मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे ये कितना नंबर था हम लोग का, 5वां, ये हम लोग का 6 नंबर, नंबर 6 हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का भाज्य संख्याएं। ठीक है, ये भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इनको हम लोग थोड़ा देखते हैं। ठीक है, ये भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, एक मिनट थोड़ा रुक जाओ। ओके, चलो, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में कि ये भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इनको हम लोग बोल देते हैं कंपोजिट नंबर, COMPOSITE। ठीक है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, इंग्लिश आप लोग याद करते चलना साथ में। ठीक है, चलो, तो ये कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं क्या होती है, जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, भाज्य यानी विभाजित होने वाली। तो बिल्कुल भाज्य संख्या क्या होती है, वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये संख्याएं एक स्वयं के अतिरिक्त, एक, यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ, लिख देता हूं पूरा का पूरा। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं के अतिरिक्त, अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी, अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, विभाजित हो, वो क्या कहलाती है, विभाजित हो, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, चलो, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि कौन कौन सी भाज्य संख्या है भाई, तो देखो मैं आपको यहाँ पे लिखता हूं कि कौन कौन सी भाज्य संख्या है। जैसे आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया। यहाँ हम आगे जो भी आप ले लो, इसमें से कोई भी नंबर उठाओ। जैसे हम लोग 8 उठाते हैं, तो देखो 8, 8 एक तो एक से विभाजित हो जाएगा, एक से इसमें भाग देंगे तो 8 आएगा। ठीक है, उसके अलावा एक और स्वयं के अतिरिक्त 8 एक स्वयं से भी विभाजित हो जाएगा तो एक आएगा। और 8 एक तो क्या नियम है भाज्य संख्या का कि एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, और उसके अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो, अन्य संख्या से। तो क्या 8 अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। यह 2 से भी हो जाएगा, यह 8 जो है 4 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक और स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं के अतिरिक्त एक अन्य संख्या से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए जो 8 है वो क्या है, भाज्य संख्या है। अब इसी प्रकार आप 10, 20 जो भी ले लो, ये सारी की सारी आपकी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, चलो, तो भाज्य संख्याएं समझ गए। और इसमें याद रखना, इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद आपको रखने की चीज है। ठीक है, कि भाज्य संख्याएं जो होती हैं, ठीक है, इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। इसके, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसके याद रखना, इसके 2 से 2 से ज्यादा गुणनखंड, गुणनखंड होते हैं। ठीक है, भाज्य संख्याओं के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। जैसे कोई भी भाज्य संख्या ले लो, जैसा कि यहाँ पे हमने 8 लिया, तो 8 का अगर गुणनखंड करें, हालांकि एक तो हर संख्या में आता है, तो एक चलो यहाँ पे ले ही लेता हूं, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ये देखो, इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड है कि नहीं है, बिल्कुल है। जिसके 2 गुणनखंड हो गए वह अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, कैसे, चलो अभी देखते हैं। तो ये भाज्य संख्या बिल्कुल क्लियर अच्छे से। अब चलो अगली जो हम लोग की भाज्य संख्या के बाद अभाज्य संख्या की बारी आती है, उसको थोड़ा हम लोग देखते हैं कि हम लोग की अभाज्य संख्या क्या होती है। यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे देखते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। चलो, ये क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ये कौन है भाई, 6 के बाद हम लोग का 7वां ये नंबर है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं या वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित न हो, एक और स्वयं के अतिरिक्त, अतिरिक्त
अन्य संख्या से, अन्य संख्या से विभाजित न हो, विभाजित न हो। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि इसमें कौन कौन सी संख्याएं शामिल हैं, ठीक है, या कौन कौन सी संख्याएं आ जाएंगी, तो इसमें आपका 2 आ जाएगा, ठीक है, आपका इसके अलावा 2 के अलावा आपका 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, इसमें 3 भी हम लोग ले सकते हैं, 3, ठीक है। उसके अलावा 9 नहीं होगा, 9 तो नहीं होगा क्योंकि 1 और 3 से कट जाएगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा, ठीक है। अब देखो इसमें से कोई भी संख्या लो, जैसे हम लोग 5 ही लेते हैं, अगर 5 लेते हैं तो 5 देखो, एक तो 1 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, एक 5 जो है वो स्वयं से विभाजित हो जाएगा, यहाँ 1 से विभाजित हो गया, यहाँ आपका स्वयं से विभाजित हो गया, ठीक है, 5 एकम 5। इसके अलावा और कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 5 को विभाजित कर दे, तो इसलिए ये 5 क्या हो जाएगा, आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्लियर? चलो, और इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज में आप लोग यहां याद रखना कि इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। ये भाज्य संख्याओं के बिल्कुल विपरीत है। जैसे 5 का अगर हम लोग गुणनखंड करें तो 1 गुणे 5 है, देखो यहाँ 2 ही गुणनखंड होगा, या कोई भी अन्य संख्या ले ले, जैसे 11 ले ले या 7 ले ले, तो 7 का गुणनखंड 1 गुणे 7, देख रहे हो, 2 से कभी भी इनका अधिक गुणनखंड नहीं होगा, ठीक। तो भाज्य संख्याओं में 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे, ठीक है, और अभाज्य संख्याओं में केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, जो भी संख्या होगी। क्लियर? तो भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्लियर आपको अच्छे से। आगे हम लोग चलते हैं, अगली संख्या पे चलते हैं। इसके बाद अगली संख्या हम लोग की क्या आ जाएगी, भाज्य और अभाज्य संख्याएं के बाद हम लोग की आ जाती है बारी अगली संख्या, ये हम लोग की 7 के बाद 8 नंबर, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या या सह अभाज्य संख्याएं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इनको बोलते हैं हम लोग को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है। चल, अब देखो ये सह अभाज्य संख्याएं काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आप लोग का एमसीक्यू बनता है। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो ऐसी संख्याएं, ठीक है, जिनका एचसीएफ 1 हो, सहभाज्य संख्या कहलाती है। और सह मीन्स यहाँ जोड़ा, युग्म, सह मीन्स यहाँ पे युग्म, युग्म से मतलब है यानी जोड़ा से मतलब है, यानी ये संख्याएं हमेशा जोड़ा में होंगी, यानी ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ, एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम लोग मौशा भी बोल सकते हैं, जिनका एचसीएफ, जिन चलो ये जिनका, ठीक है, यहाँ अच्छे से लिख देता हूं क्योंकि ये पीडीएफ भी बाद में आप मांगोगे तो मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। चलो, ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, वे क्या कहलाती हैं, सहभाज्य संख्याएं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट में, इसके इंपॉर्टेंट में आप लोग याद रख सकते हो कि ये हमेशा जोड़ा में होती है, ये हमेशा जोड़े में होती हैं, जोड़े में, जोड़े यानी मैं रुक जाओ 1 मिनट लिख देता हूं, युग्म, ठीक है, युग्म में होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे लूं तो मैं 6 और 7, ठीक है, ये हम लोग की क्या है, ये हम लोग की सह अभाज्य संख्याओं का एग्जाम्पल है। उसके अलावा अगर मैं अन्य उदाहरण लूं तो आपका 23 और 21 के साथ मैं क्या ले लूं, 23 के साथ 29 को मैं ले लेता हूं, ठीक है, देखो ये हो जाएगा। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे और भी उदाहरण लिए जा सकते हैं, जैसे 7 और 11 हो गया, इनका आप एचसीएफ निकालोगे तो हमेशा 1 आएगा। जैसे 6 और 7 का मैं एचसीएफ निकाल कर दिखाता हूं, हालांकि एचसीएफ और एलसीएम निकालना अभी आगे हम लोग डिटेल में सीखेंगे। तो देखो 6 का गुणनखंड हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 गुणे 3, ठीक है। 1 को हम हमेशा नहीं लेते हैं साथ में, ठीक है, 1 को हम लोग मतलब 1 जानते हो कि वो सब में आता है तो 1 को छोड़ देते हैं, ठीक। और 7 का हम लोग का 7 का क्या हो जाएगा,
अब देखो 7 का हम लोग का गुणनखंड ही नहीं होगा, अकेले होगा, तो अब देखो इसके साथ हम लोग 1 को ले लेंगे, 1 गुणे 7। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ 1 आ गया, तो यहाँ ऊपर भी हमें 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसमें भी मैं ले लेता हूँ 1, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट, चलो यहाँ 1 गुणे 3 गुणे 2 या 2 गुणे 3। ठीक है, ऐसे लिखता हूँ 2 गुणे 3। अब देखो इसका HCF देखो, HCF क्या होगा, इसका HCF अब इन दोनों में देखेंगे कि कॉमन कौन है, तो भाई कुछ नहीं कॉमन है। कॉमन यहाँ पे क्या है, एक एक कॉमन है, मतलब दोनों में जो मिल रहा है, तो यहाँ HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर कहीं मिलता भी नहीं है, ठीक है, जैसा अगर इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख दे, जैसे 6 हो गया तो इसको 2 गुणे 3 में लिख देता हूँ, और 7 है तो अकेले इसको 7, क्योंकि 7 का गुणनखंड हम लोग का होगा नहीं, तो ऐसे लिख देता हूँ। तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन भी नहीं होता है, तो हम लोग का HCF 1 ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो HCF 1 आ गया, HCF 1 आ गया। इसी प्रकार आप 23 और 29 का निकालो, 7 11 का निकालो, जैसे मैं 7 और 11 का निकाल कर दिखाता हूँ। 7 का गुणनखंड 1 गुणे 7 लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं 11 का गुणनखंड 1 गुणे 11 लिख सकता हूँ। तो यहाँ हम लोग का HCF क्या आ गया, देखो यहाँ दोनों में क्या कॉमन, 1, तो यहाँ HCF 1 आ गया। तो ये आपको क्या बोलेगा, ऑप्शन में देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा कि निम्न में सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है, और उसमें आपको 4 ठे ऐसे ही मतलब दे देगा, और उसमें से कोई एक आपको ऐसी संख्याओं का जोड़ा दिया रहेगा जो सहअभाज्य संख्याओं का युग्म होगा, तो उसे आपको छांटना होगा। ठीक, तो सहअभाज्य संख्याओं के बारे में जानते रहोगे तभी तो छांट पाओगे। तो यहाँ आशा करता हूँ आपको सहअभाज्य संख्याओं के बारे में मालूम हो गया होगा चीजें। ठीक है, चलो, तो ये 8वां रहा हम लोग का सहअभाज्य संख्याएं। इसके बाद 9 नंबर हम लोग देखते हैं सहअभाज्य संख्याओं के बाद अगली संख्या के बारे में। ठीक है, 1 मिनट, ये हम लोग का कितना था, 8 नंबर। 9 नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सहभाज्य संख्याओं के बाद हम लोग की अब 2 केवल संख्याएं बचती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, ठीक है, या परिमेय संख्या। ठीक है, इसको हम लोग रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर बोल देंगे। ठीक है, तो ये परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसको देखते हैं। तो देखो ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग P/Q यानी बट्टे के रूप में लिखते हैं, और जहां 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 Q इक्वल टू नॉट 0 हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग P/Q यानी बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। और ऊपर वाला ये क्या होता है भाई, देखो जैसे ये P/Q है, तो ये ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, और ये नीचे वाले को हम लोग हर बोलते हैं। एक भिन्न में ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर होता है। तो जहां Q इक्वल टू नॉट 0 यानी जो हर हो वो 0 के बराबर न हो, न, 1 मिनट यार, हर जो हो बराबर 0 न हो, न हो, तो वही यहाँ पे लिखा गया कि Q इक्वल टू नॉट 0। तो ये मेन है परिमेय संख्या की परिभाषा। इसी तरह बोला जाता है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, और जहां Q इक्वल टू नॉट 0 हो, यानी Q 0 के बराबर ना हो, भले ही P 0 के बराबर हो। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे देख लो। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो जैसे हम लोग की क्या हो जाएंगी, एक तो नॉर्मल मान लो मैं 2/3 लिख दिया। ठीक है भाई, P/Q है और यहाँ Q मतलब नीचे वाला हर जो है 0 के बराबर नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। इसके अलावा अगर मैं लिखूं आपसे 8 लिख दूं, तो बताओ, केवल 8 लिख रहा हूं, तो क्या 8 परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो शायद आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन 8 परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम लोग 8 अंश, मतलब इसको अगर बट्टे के रूप में लिखे तो 8 को हम लोग अंश ले लेंगे, और हर में हम लोग यहाँ 1 ले सकते हैं। तो ये हम लोग का ऊपर वाला अंश हो गया, और नीचे वाला ये हम लोग का हर हो गया। और यहाँ हर जो है, यानी जिसको हम लोग Q सामान्यतः बोलते हैं, ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 8 हम लोग की क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, परिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर मेरे भाई? चलो, इसके अलावा रुक जाओ, इन चीजों को थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूं। ठीक है, इतनी चीजें इरेज कर लेता हूं, 1 मिनट। चलो, तो 8 हम लोग की परिमेय संख्या है। इसके अलावा 8 के अलावा अगर मैं मतलब आगे लूं, तो जैसे हम लोग का 0,
जीरो भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि देखो जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, जहां ये p हो जाएगा, ये q हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग परिभाषा में देखते हैं कि ऐसी संख्या जिन्हें हम लोग p/q के रूप में लिखे, तो ये p/q के रूप में तो हम लोग यहाँ लिख ही रहे हैं इसको, ठीक है। यानी जीरो को 0/1 लिख ही सकते हैं, तो p/q हो गया। और यहाँ पे q 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 0/1 या 0 हम लोग की परिमेय संख्या है। तो 0 को परिमेय संख्या के अंतर्गत ही लिया जाता है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। चलो आगे चलते हैं। 0 हो गया। उसके बाद देखो जो दशमलव में संख्याएं आती हैं, जैसे हम लोग का 3.5 हो गया, ठीक है। ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा? ये भी परिमेय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 3.5 को हम लोग 35 और 0.1 अंक पे है तो बट्टा 10 लिख सकते हैं। तो हमने ये p/q के रूप में लिख दिया, और यहाँ q इक्वल टू नॉट 0 है, q का मान 0 थोड़े है, 10 है। तो इसलिए 3.5 हम लोग की परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग की जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, वो भी हम लोग की क्या होती हैं? परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है। या इसके अलावा हम लोग 0.25 भी ले ले, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग 25/100 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव हम लोग का 2 अंक पे है। इसको हम लोग 35/10 लिख सकते हैं। तो ये भी हम लोग की परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, दोनों की दोनों, ठीक है। तो ये सारी की सारी हम लोग की परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। आशा करता हूं परिमेय संख्याओं के बारे में यहाँ पे आपको मतलब थोड़ा अंदर तक कुछ चीजें मालूम हो ही होंगी, क्योंकि यहाँ 0 और 3.5 0.25 में शायद आप कंफ्यूज हो जाते। अगर आपको ऑप्शन में दिया जाता कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है और उसमें 3.5 आपको रहता, तो आप कहते कि ये 3.5 परिमेय नहीं है, अगर ये न पढ़ते मतलब यहाँ पे, तो ठीक है। चलो, तो ये आपको जानना जरूरी है कि आपका 3.5 परिमेय है, 0.25 भी, 0 भी, 8 भी, ठीक है। 1 2 3 4 मतलब ये नॉर्मल संख्याएं भी परिमेय है, क्योंकि इनको बट्टे में एक कर कर लिखा जा सकता है। क्लियर मेरे भाई? चलो, तो परिमेय संख्याएं क्लियर। अब अगली संख्या पे चलते हैं, अपरिमेय संख्या पे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? यहाँ पे देखना, क्या मैं लिख दूं कि 3.33 3.333333 डॉट डॉट डॉट, ये कट ही नहीं रहा है, आगे तक जा रहा है। ये मैं आपको ऑप्शन दे दूं कि परिमेय है, परिमेय है। दूसरा ऑप्शन दे दूं कि परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। तो आप इसमें से क्या चूज करोगे? ये परिमेय है कि नहीं है? तो देखो, ये परिमेय है। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों? देखो, अगर दशमलव के बाद एक तो दो दो चीजें होती हैं। आगे चलता हूं थोड़ा, 1 मिनट। यहाँ पे देखो, इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है। परिमेय होने का, परिमेय के लिए, परिमेय संख्या के लिए, ठीक है। जो संख्याएं टर्मिनेटिंग हो, क्या? TERMI, ठीक है, TERMINATING, जो संख्याएं टर्मिनेटिंग हो, यानी कटने वाली, वो परिमेय होती हैं। जैसे हम लोग अभी देखे कि 3.5 कब आया होगा? जब ये पूर्ण रूप से दशमलव के बाद कट गया होगा, ठीक है। या उसके बाद हम लोग जैसे 0.25 देख ले, मतलब ये दशमलव के 2 अंकों तक ये कोई बट्टे के रूप में होगा, तो ये कट गया होगा। जैसे 3/5 को हम लोग 35/10 लेते हैं और 10 से इसमें भाग देते हैं, तो 10 तियां 30, और हम लोग का 5 बचा, तो 5 में भाग नहीं जाएगा, तो दशमलव बढ़ाकर 5 के आगे 0 बढ़ा देंगे तो 50 हो जाएगा, और 2 बचे 50, यानी यहाँ पे ये पूर्ण रूप से कट गया। तो ये टर्मिनेटिंग, यानी जो कटने वाली संख्याएं हैं दशमलव के बाद, ठीक है, कटने वाली संख्याएं हैं, वो हम लोग की क्या हो जाएंगी? वो परिमेय हो जाएंगी। और उसके अलावा ये तो पहला हम लोग का परिमेय संख्या का जो कॉन्सेप्ट हुआ वो रहा। दूसरा हम लोग का क्या हो गया? दूसरा, अगर कटने वाली ना हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग, TERMINATING, नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग, यानी बार बार रिपीट होने वाली हो, बट REPEATING, रिपीटिंग, यानी क्वेश्चन में मैं लिख देता हूं कि कटने वाली ना हो, कटने वाली न हो, लेकिन
बार 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 रिपीट रिपीट हो, वे संख्याएं भी हम लोग की क्या होती हैं, वे संख्याएं भी हम लोग की परिमेय होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं लिखता हूं 10/3, तो 10/3 जो है वो किसके बराबर होता है, वो 3.333। इसको आगे लेते जाओ, ये कटेगा ही नहीं, ये कटेगा ही नहीं, डाट डाट कहाँ तक चला जाएगा हमें कोई पता नहीं, कैलकुलेटर भी इसके आगे फेल हो जाएगा, कैलकुलेटर भी दशमलव के कुछ अंकों तक कैलकुलेशन कर कर छोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ 10/3 भाई हम लोग की परिमेय है, तो वास्तव में ये भी हम लोग की परिमेय होनी चाहिए, तो बिल्कुल 3.3333 ये भी परिमेय है। तो परिमेय की ये दो और कंडीशन याद रखना कि दशमलव में ये दशमलव वाली संख्या है जो पूर्ण रूप से कट जाए, मतलब कट जाए, आगे डाट डाट न लिखा हो, तो वो परिमेय होगी, वो तो परिमेय होगी ही होगी। ठीक है, और उसके अलावा अगर दशमलव के बाद ऐसी संख्या है जो नहीं कट रही है, यानी जिनके आगे डाट डाट लिखा है, डाट डाट लिखने का मतलब ये कट नहीं रही है, अभी आगे तक बहुत ये जाएंगी, तो वो परिमेय किस शर्त पे होंगी, जब एक ही संख्या बार बार रिपीट हो। जैसे देखो यहाँ 3 बार बार, यहाँ पे 3 बार बार ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए इसलिए यहाँ 1 मिनट रुक जाओ, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद, यह दशमलव के बाद 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 3.333333 डाट 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 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का ये दो कंडीशन आपको याद रखना जरूरी है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कंडीशन है। ठीक है, चलो बस इतनी ही चीजें हैं परिमेय संख्या में, आगे चलते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ पे एक और चीज मैं आपको, चलो पहले अपरिमेय संख्या बताता हूं, उसके बाद मतलब उसके बारे में बताऊंगा। थोड़ा अपरिमेय संख्या आप देख लेते हैं कि यह अपरिमेय संख्या क्या होती है। ये चौथा क्वेश्चन था भाई, ये हम लोग का 9वां क्वेश्चन, नहीं 9वां था। ठीक है, 9 नंबर था, अब इसके बाद हम लोग का 10 नंबर आएगा। 1 मिनट, चलो ये 10वीं संख्या एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं, 10वीं हम लोग की अपरिमेय। अपरिमेय के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं कि ये अपरिमेय संख्याएं या अपरिमेय ये संख्या क्या होती है। इसको बोलते हैं इरेशनल, क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, IRRATIONAL, इरेशनल नंबर। ठीक है, चलो तो ये इरेशनल यानी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। 1 मिनट थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा मैं देख लूं रिकॉर्डिंग ठीक से चल रही है ना। हाँ ठीक है, चलो तो यहां देखो ये अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो देखो वे संख्याएं, सिंपल परिमेय का ये उल्टा हो जाएगा, जिन्हें जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सके, या सिंपल ऐसे भी कह सकते हो कि जो रूट वाली यानी ये अंडर रूट होता है ना, रूट वाली सारी संख्याएं, रूट वाली सारी सारी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय होती हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो रूट में आपका 5 हो जाएगा, रूट में आपका 3 हो जाएगा, रूट में आपका 6 भी हो जाएगा, और 2 3 6, हाँ रूट में आपका 7 हो जाएगा। ये सारी की सारी संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती है, ये सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय होती हैं, जितनी भी ये संख्याएं आपको रूट में दिखाई दे रही हैं। क्लियर है मेरे भाई, चलो अब देखो इसके आगे देखते हैं, आगे हम लोग इसके बारे में थोड़ा डीप में अब चलते हैं। क्या, पाई, पाई आता है, पाई है, क्वेश्चन आता है कि पाई है, पाई क्या है। लेकिन इसको चलने से पहले रुक जाओ, थोड़ा हम लोग इनके और थोड़ा डीप में चलते हैं। इस क्वेश्चन को चलने से पहले थोड़ा इस अपरिमेय संख्या के बारे में, जो इसकी मेन या इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और जैसे हम लोगों ने यहाँ परिमेय संख्या में यहाँ ये कंडीशन देखी, इसी प्रकार इसकी हम लोग थोड़ा
कंडीशन देखते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो, इसकी दो अपरिमेय संख्या, या रेड से मैं लिखता हूं, 1 मिनट, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का दो इंपॉर्टेंट कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है कि ये जो संख्याएं हैं नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, TERMINATING, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, यानी न कटने वाली, न कटने वाली, ठीक है, न कटने वाली, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, एंड नॉन रिपीटिंग, REAPTING, ठीक है, रिपीटिंग, यानी न कटने वाली, न रिपीट होने वाली, न रिपीट होने वाली। बस इसमें ये कंडीशन याद रखना, यही एक इसमें कंडीशन आप लोग याद रखना है। ये जो संख्याएं होती हैं ना, ये न तो कटने वाली होती है और न ही रिपीट होती हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे, 1 मिनट, जैसे आपका √2 होता है, तो √2 का मान जानते हो कितना होता है? √2 का अगर आप मान निकालोगे तो आपका 1.14141413, ठीक है, 5 6 2 3 7 ये होता है। इसमें देख रहे हो आप लोग दशमलव के बाद, और अभी देखो, मतलब इसमें अभी आगे इतना ही नहीं होता है, कैलकुलेटर जो होता है यहीं पे फेल हो जाता है, आगे ये और भी आगे तक ये जाता है, तो इसी तरह आगे तक ये जाता है, कहाँ तक जाता है कोई पता नहीं, मतलब कटता नहीं है, आगे तक जाता ही रहता है। तो देखो यहाँ पे दो चीजें हमने देखा कि जो संख्याएं मतलब नहीं कटती हैं, अनंत तक जाती हैं, जैसे यहाँ पे था, देखो यहाँ 3 3 3 3 बार बार ये दोहरा रहा था, तो ये परिमेय हो जाएगा। और देखो दशमलव के बाद यहाँ पे मतलब रिपीट नहीं हो रही है, जो भी संख्याएं यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही है, जैसे 4 के बाद 1, उसके बाद 4, उसके बाद 1, फिर 3 5 6, देख रहे हो रिपीट नहीं हो रही है, तो ये आपकी अपरिमेय हो जाएंगी, ठीक है। तो अब ऐसे लिखकर, ये अनंत वाला ऐसे लिखकर, और आपको परिमेय और अपरिमेय में अंतर करने को बोले तो आप, आशा करता हूं आप पहचान लोगे, ठीक है, बस यही चीज है। अब चलो थोड़ा एक मेन कंडीशन है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा मतलब जानते हैं, और फिर आप लोग के प्रश्नावली 1.1 के जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल के, उनको लगाते हैं। यहाँ पे देखो पाई है, ये क्वेश्चन आता है कि पाई है, और आपके लिए 4 ऑप्शन रहेगा कि परिमेय, दूसरा ऑप्शन अपरिमेय, तीसरा ऑप्शन रहेगा कि दोनों, मतलब परिमेय भी है और अपरिमेय भी है, और चौथा ऑप्शन रहेगा कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन मान लो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 22/7 है, और सेम ऑप्शन यही है, परिमेय, दूसरा ऑप्शन है अपरिमेय, तीसरा ऑप्शन है दोनों, यानी परिमेय भी है और अपरिमेय, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, अब आपको बताना है कि मतलब पहले और इस दूसरे क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। शायद यहाँ आपको बहुत सारा मतलब कंफ्यूजन हो रहा होगा, और ना ही कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, आप लगा दिए कि इसका बी सही होगा, इसका ये सही होगा, तो शायद आप गलत लगा रहे हो। क्यों? चलो इनके बारे में थोड़ा हम लोग डीप में जानते हैं, और फिर इन दोनों ऑब्जेक्टिव को हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आ जाता हूं। देखो जो पाई होता है, जिसका मान हम लोग 22/7 कैलकुलेशन में लेते हैं, ठीक है, जो पाई होता है जिसका हम लोग कैलकुलेशन में मान 22/7 लेते हैं, वो वास्तव में मतलब उसका मान नहीं होता है। पाई अलग चीज है और 22/7 अलग चीज है, दोनों आपस में बराबर कभी होते ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि पाई इक्वल टू नॉट 22/7। पाई और 22/7 बराबर नहीं है,
तो नहीं है तो क्या है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो जो 22/7 है, ठीक है, वो बड़ा है, ठीक है, पाई से। अब कहोगे कि तब पाई का मान क्या होता है, 22/7 का मान क्या होता है, तो देखो पाई का जो मान होता है, देखो यहाँ पे लिखा गया है, क्या होता है, 3.1415925 535 आगे देखो यहाँ से 897 और इसी तरह आगे ये जाता रहता है, ठीक है। ये तो पाई का मान हो गया, पाई बराबर। अब कहो कि 22/7 का मान क्या होता है, 22/7 का मान क्या होता है, तो 22/7 का मान, अभी देखो यहाँ मैं कैलकुलेटर निकालता हूं और आपको, अब कहो कि ये कैसे ज्ञात किया गया, ये कैसे ज्ञात किया गया, कैसे ज्ञात हुआ, तो इसके पीछे अब बहुत बड़ा लॉजिक है, उस पर हम लोग नहीं जाते हैं, ठीक है। यहाँ 22/7 मतलब सिंपल है, हम लोग 22 में 7 से भाग देंगे और यहाँ पे जो मान आएगा वो 22/7 का होगा। तो यहाँ देखो 1 मिनट मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग मतलब 22 में भाग देते हैं 7 से और देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ मैं 22 में भाग दे रहा हूँ 1 मिनट किससे, 7 से, 22/7। तो ये देखो 3.14285 ठीक है, जो आ रहा है मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, 3.14285 2857 2857, फिर उसके बाद 142 और उसके आगे 14 आ रहा है, 14 और आगे ये कैलकुलेटर की इतनी क्षमता है, आगे मतलब ये कैलकुलेट नहीं कर सकता है, इसलिए आगे मैं यहाँ पे डॉट 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 लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको साफ साफ अंतर अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पाई देखो 1 मतलब यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे दशमलव, दशमलव के बाद तो 3.14 3.14, यहां तक तो चीजें दोनों में बराबर हैं, ठीक है, इसमें और इसमें, लेकिन उसके बाद देखो बिल्कुल अंतर आ गया है, तो इसलिए दोनों बराबर नहीं होता है। 22/7 का हमने कैसे मान ज्ञात किया ये तो सबको मालूम है, लेकिन अब कहोगे ये कहां से मान आता है, कैसे आता है, कैसे इसको ज्ञात किया गया है, तो इसके पीछे अब बहुत बड़ा लॉजिक है, वहां पे हम लोग नहीं जाना चाहेंगे, ठीक है। बस ये जानो कि पाई का मान ये होता है, आप गूगल पे भी सर्च कर लेना, ठीक। तो इसलिए दोनों चीजें अलग अलग होती है। अब देखो लेकिन हम लोग कैलकुलेशन में, ठीक है, आप यहाँ हमेशा कैलकुलेशन में अगर कहीं पाई आ जाए तो उसका मान आप 22/7 या 3.14 ले सकते हो, क्यों, क्योंकि ये दोनों लगभग लगभग बराबर ही है, समझ जाओ कि थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो इसलिए पाई का मान हम लोग 22/7 दे लेते हैं, मतलब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, या 3.17 हम अपने यूज के अनुसार ले लेते हैं, तो सवाल वो गलत नहीं होगा, ठीक है। उसी के अनुसार सारे सवाल होते हैं, ठीक है। पाई का मान आप 22/7 ले लो या 3.14 ले लो, ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज है, बस इतना आप लोग याद रखना, क्यों, अभी आपको पता भी चल जाएगा। देखो यहाँ पे देखो दशमलव के बाद अगर इसमें छांटे कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको बहुत सारा मतलब कहोगे कि भाई पाई है, पाई भाई 22/7 के बराबर होता है और जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो वो परिमेय होता है, लेकिन पाई तो परिमेय नहीं होता है भाई, पाई तो अपरिमेय होता है। पाई क्या होता है, ये अपरिमेय होता है। तो अपरिमेय कैसे होता है, तो यहां से अपरिमेय होता है, यहां से होता है। देखो दशमलव के बाद देखो संख्याएं हमने अभी देखा कि मतलब जो टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, ठीक है, वो परिमेय का कंडीशन होता है। और अपरिमेय का क्या कंडीशन होता है, अपरिमेय का जो कंडीशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। तो देखो यहाँ पे ये दशमलव के बाद पाई का मान 3.1415263538597 और डॉट डॉट ये कहां तक जा रहा है हमें पता नहीं। तो ये देखो कहीं भी किसी भी संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, एकदम बिल्कुल नहीं रिपीट हो रहा है, और यह अनंत तक जा रहा है, मतलब नॉन रिपीटिंग है, और ये मतलब नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है यानी न कटने वाला है, और उसके अलावा नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। अब देखो
22/7 को देखते हैं भाई, 22/7 को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय होगा और क्यू यहाँ 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, ये हम लोग का परिमेय होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखते हैं कैसे होगा, ये पाई हम लोग का, इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख लिए, ठीक है। देखो अब कैसे ये परिमेय है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे ध्यान दो, इसको थोड़ा सा रुक जाओ, मैं इरेज कर लेता हूँ इस चीज को, 1 मिनट। यहाँ पे देखो, देखो ए दशमलव के बाद देखो 1 4 2 8 5 7 यहां तक देखे, और फिर उसके बाद यहां से 1 4 2 8 5 7 देख रहे हो, जो 1 4 2 8 5 7 है, फिर यहाँ 1 4 2 8 5 7 रिपीट हो गया, और आगे भी ये 1 4, चूंकि कैलकुलेटर की क्षमता है इतनी है, आगे भी अगर कैलकुलेटर की क्षमता होती तो ये आगे यही जो लिखा है 1 4 2 8 5 7 यही अब बार बार मतलब लिखते जाता, रिपीट होते जाता। तो यहाँ बार बार यहाँ पे क्या हो रहा है, चीजें रिपीट हो रही हैं, क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं। हिंदी में ही लिख देता हूं, 1 मिनट। ये चीजें क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं, इसलिए ये हम लोग का क्या है, 3.142857 या जिसका मान हम लोग का 22/7 होता है, ये हम लोग का परिमेय है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का परिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो पाई कैसे अपरिमेय होता है और 22/7 कैसे परिमेय होता है, आपको क्लियर। तो अब देखो, अब इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। यहाँ पे हम लोग का जो था कि पाई है, तो पाई क्या है, क्योंकि ये पाई हम लोग का अपरिमेय है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पाई जो है इसका मान बराबर होता है किसके, 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग का लिखा है 14159, 14159 मैं लिख लेता हूं, 14159, आगे क्या है भाई, 14159, 26,535, 26,535, 26,535, ठीक है। और आगे क्या है, आगे 897 है, यहाँ पे 897 और डाट डाट डाट। तो यहाँ पे ये क्या है, ये जो है, ये हम लोग का, ये हम लोग का बोल सकते हैं, ये हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि कट नहीं रहा है, डाट डाट मतलब कट नहीं रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। MITRMINATING, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और उसके साथ साथ ये नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। क्या है, REPEATING, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। इसलिए यह क्या हो जाएगा, ये हम लोग का ये कंडीशन होता है, ये कंडीशन जो होता है अपरिमेय का होता है, तो इसलिए ये अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 22/7, ये तो ऐसे ही लग रहा है कि भाई 22/7 इसको P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पे Q इक्वल टू नॉट 0, तो ये परिमेय हो जाएगा। या इसका अगर ऐसे इसका मान भी दिया रहे कि 22/7 का मान ये दिया रहे जो यहाँ पे लिखा है, 1 मिनट, 1428557, 3.1428557, मतलब ये दशमलव के बाद था यहाँ पे मान, 1 मिनट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, रुक जाओ, ये भी था, 1 मिनट, ये पाई जो था बराबर था 3 दशमलव, ठीक है, और यहाँ पे ये भी 3 दशमलव, और दशमलव के बाद क्या है इसका मान, 1428557, 1428557, अब यही बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। 1 4, या इसको अलग कलर से लिखता हूं, सॉरी, 1 मिनट, अरे भाई, रुक जाओ, चलो यहाँ पे इसको ब्लैक से लिखता हूं, 1428557, और फिर यही रिपीट हो रहा है, 1428557, और आगे डाट डाट। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ रिपीट हुआ, ये यहाँ पे रिपीट हुआ, सॉरी, 1 मिनट, यहां तक रिपीट हुआ, और फिर ये आगे ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। ये क्या है, मतलब एक तो
मतलब ये टर्मिनेटिंग होना चाहिए। कंडीशन क्या होता है इसका? टर्मिनेटिंग। तो यहाँ टर्मिनेटिंग नहीं होने वाला है, ठीक है, कि इसका कंडीशन होता है परिमेय का जो होता है, ठीक है, कि टर्मिनेटिंग हो। तो ये तो टर्मिनेटिंग मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर टर्मिनेटिंग ना हो, सेकंड कंडीशन क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग, रिपीटिंग यानी रिपीट होने वाला नंबर हो, तो यह बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए यह परिमेय हो जाएगा। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, कैसे हमने छांट लिया, और 22/7 हम लोग का एक परिमेय संख्या है, कैसे है हमने उसको भी बिल्कुल डिटेल में समझ लिया। आशा करता हूं आपको अब मतलब जो परिमेय और अपरिमेय संख्या है, कितना भी डीप में आपको ऑब्जेक्टिव बनाकर दे दिया जाए, आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। चलो मेरे भाई, क्लास तो काफी ये लंबी हो गई। चलो आगे और 10-15 मिनट में जो आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चन है उनको हम लोग करते हैं, और फिर इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। चलो अब हम लोग थोड़ा प्रश्नावली पे आ जाते हैं। जो हम लोग की प्रश्नावली है उस पे आ जाते हैं। प्रश्नावली 1.1 का जो आपका एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन है उनको करते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग इस लेक्चर को समाप्त करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन क्या है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, काफी मजेदार और काफी मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है? इस संख्याओं 4 टू दी पावर n पर विचार कीजिए। संख्याओं 4 टू दी पावर n पर विचार कीजिए कि यह 0 पे समाप्त होगा कि नहीं होगा, ठीक है। एक मिनट देखो, संख्याओं 4 टू दी पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। n क्या है? प्राकृतिक संख्या है, यानी n का मान 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 टू दी पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा। यानी कहने का मतलब ही ये है कि जो ये 4 टू दी पावर n है, यानी 4 के पावर में n है, तो n के जगह पे हम लोग 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दे, 10 20 कुछ भी रख दे, क्योंकि n यहाँ पे बोल रहा है कि परिमेय संख्या है। तो n भाई n परिमेय संख्या है तो उसका मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। तो n के जगह पे कुछ ऐसा मान रखे हम लोग जिससे कि उसको हल करने पे जो संख्या है उसके अंत में शून्य हो। जैसे अगर 4 के पावर में मैं मान लो 3 रख देता हूं, तो इसका मतलब क्या है कि 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी 4 का हम लोग का 3 बार गुणा, तो ये हम लोग का 6 का 16 16 चौका 64, इन तीनों का हम लोग गुणा करेंगे तो 64 आएगा। तो यहाँ पे जो संख्या मतलब प्राप्त हो उसके अंत में क्या हो? शून्य हो, ठीक है। कोई यहाँ n का ऐसा मान संभव है? तो आप कहोगे भैया मतलब क्या हम लोग इस सवाल में मतलब एक एक बार रखकर चेक करेंगे? एक बार हम लोग 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 5 रखेंगे, 7 10, कितनी बार हम लोग रखकर चेक करेंगे और बताएंगे? मतलब लॉजिक तो है ना भाई, कैसे चेक करोगे आप लोग? इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे हमने 4 के पावर 3 रखा तो यहाँ पे अंत में शून्य नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये संभव मतलब यहाँ पे बोल सकते कि नहीं है। अब भाई n प्राकृतिक संख्या बोला है तो आप अलग अलग संख्याओं के लिए आप चेक करोगे। जैसे आप 4 के पावर 10 रखोगे तो अब इसका मतलब 4 का 10 बार गुणा, ठीक है, 4 का ये 10 बार गुणा, तो क्या 10 बार आप गुणा करोगे, वो फिर उसमें अंत में देखोगे कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसका शॉर्ट प्रोसेस और शॉर्ट मेथड क्या है, चलो वो बताता हूं, जिसको आपको सवालों में यूज करना है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखो, कोई भी संख्या ले लो, अगर उसके अंत में शून्य है, उसके अंत में शून्य है, तो उसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 यानी 10 निश्चित है आएगा। जैसे अगर मैं ले लेता हूं आपका एक संख्या ले लेता हूं, जैसे 60 ले लेता हूं, तो 60 देखो, 60 का हम लोग का गुणनखंड क्या होगा? 10 6 दहा में 60 यानी 2 तिहाई 6, और 6 दहा में 60 यानी 10 का हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं 2 गुणे 5। यानी अगर किसी संख्या के अंत में शून्य है तो निश्चित है उसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 आएगा ही आएगा, ये निश्चित है। कोई भी संख्या देख लो, जैसे 70 है तो भाई 10 7 70 यानी 7 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है, 5 10 10 7 से 70, देख रहे हो यहाँ इसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 आ रहे हैं। इसके अलावा और कोई भी संख्या ले लो आप, कितना भी हजार लाख करोड़ ले लो, उसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 आना निश्चित है, अगर उसके अंत में शून्य है तो, ठीक है। यहाँ पे इतना लॉजिक समझ गए।
तो अब देखो यहाँ पे, अब इसका लॉजिक, इस सवाल का लॉजिक, अगर यहाँ पे लिखोगे हल 4 टू द पावर n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, के लिए के लिए के लिए या ऐसे मत लिखो, 4 टू द पावर n जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, के लिए, हाँ ठीक है, के लिए 4 टू द पावर n शून्य पर तभी समाप्त होगा, तभी समाप्त होगा जब उसका गुणनखंड या उसके गुणनखंड में, रुक जाओ, जब उसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 टू द पावर n आए। ठीक है, आगे लिखोगे कि चूंकि 4 टू द पावर n का गुणनखंड 2 गुणे 2 टू द पावर n होगा, जो जिसके अतः, एक मिनट, होगा, अतः इसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 टू द पावर n नहीं आ रहा है, इसलिए 4 टू द पावर n में, या 4 टू द पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ऐसे आप स्टेटमेंट लिख दो, ये इसका पूरा पूरा सॉल्यूशन हो गया। इसमें आपको सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं, बस ऐसे आपको स्टेटमेंट लिखना है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, और जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। तो देखो, जितनी बार लिखोगे ये जैसे मैंने लिखा है, हो सकता है मैं दूसरी बार कोई अलग सा सवाल लगाऊं, जैसे अगर मतलब 6 टू द पावर n कहीं दे दे कि यह शून्य पे समाप्त होगा कि नहीं होगा, तो अब तो यहाँ आप डायरेक्ट बता सकते हो शॉर्ट में कि भाई इसका गुणनखंड कर दे, 6 है, देख तो 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 होगा, और टू द पावर n है तो n, इसके गुणनखंड में यहाँ बीच में 2 गुणे 5 नहीं आ रहा है, यानी यह शून्य पे समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ये तो शॉर्ट में आप बता सकते हो, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो छांट लोगे आप, लेकिन ये सब्जेक्टिव में यानी 2 मार्क में आ जाए तो ऐसे ही आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो ये कैसे मैंने लिखा है ऐसे आप लोग मतलब लिख सकते हो, या अपने हिसाब से भी बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी अब मैं मतलब दे दूं आपको तो आप कर लोगे, जैसे मतलब यहाँ पे मैं अलग कोई भी दे दूं, जैसे 7 टू द पावर n दे दूं, तो बताओ यह शून्य पे समाप्त होगा? ये नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, अगर वहीं पे मैं दे दूं यहाँ पे 20 मतलब 20 के पावर में n, और क्या n का कोई ऐसा मान होगा, मतलब n के जगह पे हम लोग 1 2 3 4 5 मतलब रख दे, तो मतलब वो शून्य पे समाप्त होगा? तो ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके गुणनखंड में 20 के गुणनखंड में 2 गुणे 5 आएगा। देखो इसका गुणनखंड 10 दूना का 20, यानी 2 गुणे 5 होगा टू दी पावर n। इसका मतलब यहाँ 2 गुणे 5 आ रहा है इसके गुणनखंड में, तो यहाँ n के मान, यानी n का मान यहाँ पे रख दो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, n का कई सारा मान निकल कर आ जाएगा, और उसका रखोगे तो ये मतलब हल करोगे तो वो शून्य पे समाप्त होगा। ठीक है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आए ये छाटने को तो आप छाट लोगे, और सब्जेक्टिव में आए तो ऐसे आप लोग लिख देना बनाकर। ठीक, चलो, बाकी ये अलग तरीके से भी बनाकर देखना। मैं प्रश्नावली में एक ऐसा सवाल है, ठीक है, शायद 6 टू द पावर n ही है, उसको मैं कराऊंगा तो यहाँ हो सकता है अलग तरीके से लिखूं। तो कॉन्सेप्ट समझने का यही मतलब होता है। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो आप हर बार हर सवाल को अलग अलग तरीके से लिखोगे। ठीक है, ये मतलब ये भाई जो याद इतना लड़का करेगा वो तो सेम टू सेम लिखेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप खुद लिखोगे तो हर बार इसको अलग अलग तरीके से लिखकर प्रूव कर सकते हो।
चलो, तो आशा करता हूँ ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संख्याओं 6 20 का भाज्य गुणनखंड विधि। 1 मिनट। संख्याओं 6 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि। देखो यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने को बोला जा रहा है। चलो हम लोग ज्ञात करते हैं इसका। देखो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले 6 का हम लोग गुणनखंड लेंगे, तो 6 का गुणनखंड 2 3 6, 2 गुणे 3, और उसके बाद 20 है तो 20 का गुणनखंड क्या हो जाएगा भाई, 10 दूना के 20, यानी 2 गुणे 2 गुणे हम लोग का 2 दूना 4 और 4 5 20, ये हो गया। अब देखो इसका हम लोग को क्या करना है, ये तो हम लोग का 6 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 3, 20 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, ठीक है। अब इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं और एलसीएम के लिए क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये एचसीएफ यानी जिसको हम लोग मौसा भी बोलते हैं, ये बराबर क्या होगा, यानी महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ में हम लोग देखते हैं कि जो भी ये चीजें हैं, जैसे 2 हैं तो दोनों में कॉमन कौन है, ठीक है, उसको हम लोग लेते हैं। तो यहाँ देखो इन दोनों में कॉमन हम लोग का ये है 2 2, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन है उसको ले लेते हैं, यानी जो दोनों में हो। कॉमन मीन्स जो दोनों में हो, तो हम लोग का दोनों में 1 2 की मैचिंग हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। और कहीं मैचिंग हो रही है, नहीं हो रही है, तो बस यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम पोस्ट में इसको हम लोग लसा बोलते हैं, ठीक है, यानी लघुत्तम समापवर्तक। ये क्या होगा, तो इसमें जो मैच कर रहा है वो तो होगा ही, जो मैच कर रहा है उसको एक बार हम लोग लिख देंगे, तो 2 2 ये एक मैच कर रहा है तो इसको लिख देंगे, और उसके अलावा जो चीजें अब बचती हैं उनको भी लिख लेते हैं। तो ये 2 3 5 बच रहा है तो गुणे में लिख लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इसका गुणा करते हैं, 2 दूना 4 और 5 3 15 चौका 60, यानी हम लोग का ये 60 आंसर हो गया। यानी हम लोग का 6 और 20 का एचसीएफ जो आया 2 आया और एलसीएम हम लोग का 60 आया। और कैसे आया मैंने आपको अच्छे से समझा दिया इसको कैसे किया जाता है। एचसीएफ निकालते समय केवल दोनों में कॉमन देखा जाता है कि दोनों में कौन मतलब संख्याएं हैं जो मैच कर रही है उनको यहाँ पे लिखा जाता है, और एलसीएम में जो मैच कर रही है उनको एक एक बार लिखा जाता है, और उसके अलावा जो मैच नहीं कर रही है बच जाती है उनको भी लिखकर और सबका गुणा कर देते हैं। ठीक, तो ये आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना समझ गए। अब चलो हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, आगे हम लोग चीजों को देखते हैं। थोड़ा 1 मिनट मैं पानी पी लेता हूं, उसके बाद आगे चलता हूं। 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा। ओके, चलो आगे हम लोग करते हैं। ये हम लोग का सेकंड क्वेश्चन हो गया। अगला सेकंड के बाद हम लोग थर्ड नंबर करते हैं। ये देखो आपकी प्रश्नावली 1.1 का ये जो एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन है उसका ये थर्ड नंबर है, ठीक है। उदाहरण नंबर 3 है। इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम आपका वही एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। सिंपल 96 है तो भाई 96 लिख लेते हैं, और 96 का गुणनखंड भाई बराबर है 96, ठीक है, 12 गुणे 8 ये आता है। 8 का गुणनखंड 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, और ये 2 दूना का 4, 4 3 12, ठीक है, यानी 3 2 5 2, ठीक है। ये गुणनखंड निकालने की विधि होती है। बाकी आप 96 का ऐसे भी गुणनखंड निकाल सकते हो, अगर आपको ये गुणा नहीं मालूम चल रहा है तो। यह लंबा चीज है तो 2 से पहले भाग दो, फिर ये देखो, तो ये 2 चौका 8, और ये हम लोग का 2 8 16 48 हो गया। फिर 2 से भाग दो, 24 दूना का 48, फिर 2 से 2 तो 12 दूना का 24, फिर ये 2 से 2 तो 6 दूना का 12, फिर 2 से 2 तो 3, और फिर 3 तो 1, ऐसे 1 आ गया तो बस काम खत्म। यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 5 5 हम लोग का 2 और 1 3, ठीक है। यहाँ पे देखो हम लोग का ये 2 और 2 ये मतलब 5 और 1 3, तो ये ऐसे भी कर सकते हो गुणनखंड और ऐसे भी कर सकते हो, आपका मन, ठीक है। तो इसका गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5 और 1 हम लोग का 3 हो गया। ये हम लोग का गुणनखंड हो गया 96 का। उसके बाद हम लोग का क्या है, 404 है, तो 404 का हम लोग का गुणनखंड ये ऐसे ही दिख रहा है कि 1 से 1 का हम लोग 4 में गुणा करेंगे तो ये हम लोग का 4 से 4 हो जाएगा, और 1 से 1 तो हम लोग का इसका गुणनखंड होगा ही नहीं, हम लोग का इसका गुणनखंड होगा 2 गुणे 2, यानी इसका फाइनली गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे हम लोग का 101। ये हम लोग का गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसका एचसीएफ और एलसीएम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग का, इसको मैं साइड में कर देता हूं। इसका देखो, इसका हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ। तो यहाँ हम लोग
HCF पहले बोला है तो पहले हम लोग HCF ही लिखते हैं। HCF कोष्ठ में आप मसा भी लिख सकते हो। HCF बराबर HCF क्या होता है, जो दोनों में मैचिंग करे। तो यहाँ देखो ये दो और ये दो, आपको ऐसे मैचिंग कराकर दिखाना नहीं है, आप एग्जाम में करोगे तो, मैं तो ऐसे ही आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो और उसके अलावा आप कोई चीज मैचिंग नहीं कर रहा है तो 2 गुणे 2 यानी 2 दूना का 4 हम लोग का ये HCF हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग LCM ज्ञात करते हैं भाई। तो LCM हम लोग देखते हैं कि इसका हम लोग का LCM क्या होगा। तो देखो LCM के लिए हम लोग क्या करेंगे, LCM बराबर, ठीक है, LCM में हम लोग जो जोड़ा है उसको तो लेंगे ही, तो ये 2 और ये 2 हो गया। अब इसके अलावा जो बच रहा है उन सारी चीजों को हम लोग ले लेंगे। तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 101, तो गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 101 गुणे 101। अब इन सब का हम लोग गुणा कर देंगे और गुणा करेंगे, जो आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आप गुणा करते रहना, या चलो मैं कैलकुलेटर हमारे पास है ही, उसका यूज कर गुणा कर लेते हैं। देखो 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, 16 दूना का 32, 32 गुणे 3 गुणे 101। एक मिनट, यहाँ पे कैलकुलेटर है, यहाँ पे इसका मैं यूज कर लेता हूँ। हम लोग का 32 था, गुणे 3 हो जाएगा भाई। गुणा गुणा का चिन्ह कहाँ है भाई, इसमें नहीं है, नहीं है। और यार गजब, क्यों नहीं मिल रहा है भाई। चलो ये स्टार वाला ही होगा। 32 गुणे 3 गुणे 101 101 बराबर 96 96 96 96। ये रहा हम लोग का एक आंसर और ये एक आंसर। ठीक है, चलो तो ये हम लोग का HCF हो गया और ये हम लोग का LCM हो गया। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अब देखो इसमें थोड़ा अलग चीज दे दिया और थोड़ा इसको हम लोग अलग तरीके से भी करेंगे, बहुत अलग नहीं है लेकिन ठीक है। इसमें हमें क्या है कि संख्या है कि 6, 72 और 120, 3 हमें दे दिया। अब तक हमें 2 देता था, इसमें 3 दे दिया। इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, चलो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग जो संख्या है उनका सबसे पहले तो गुणनखंड लिखते हैं। 6 है तो भाई 2 तिहाई 6, ठीक है। 72 है तो 72 बारछक 72 होता है, 12 गुणे 6, 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3 हो जाएगा और 12 का 4 तिहाई 12 यानी 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 72 का गुणनखंड हम लोग का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। कैसे, 2 दूनी का 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई नहीं यार, 2 तिहाई 6, गड़बड़ हो गया क्या। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 नहीं, गड़बड़ कहाँ से हुआ। बारछक 72, अच्छा ठीक तो है। 2 दूना का 4, 4 दूना का 8 और 3 का 24, 24 तिहाई 72, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 120 है तो 120 बराबर 120 में हमें ऐसा ही दिख रहा है कि 12 गुणे 10 है, 10 का 2 पचे 10 और 12 का हम लोग का 2 दूना का 4, 4 तिहाई 12, यानी इसका गुणनखंड हम लोग का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा। सिंपल, हमने सबका गुणनखंड कर लिया। अब हमें इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो चलो इसका हम लोग HCF और LCM ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग HCF देख लेते हैं। HCF बराबर, अब HCF में क्या होगा, जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन हो वो HCF होगा। तो यहाँ देखो ये और ये, यानी एक हम लोग का 2 हो गया और यहाँ पे देखो 3 है तो ये 3, ये 3 और ये 3 हम लोग का तो गुणे 3, बस और कहीं मैचिंग ही नहीं है तीनों में। तो बस यही हम लोग का हो जाएगा 2 गुणे 3 यानी 6 हम लोग का, ये हम लोग का आंसर है, यानी 6 हम लोग का क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। क्लियर। अब देखो LCM की बारी आती है। LCM में थोड़ा लॉजिक है यहाँ पे। LCM में अब क्या करेंगे कि सबसे पहले तो जो तीनों में मैच हो उसको एक एक बार लिख लेंगे। तो ये 2 गुणे 3 ये तो हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा अगर 2 चीजों में भी मैच हो रहा है तो उसको भी लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला और ये वाला भी मैचिंग हो रहा है तो इसको हम लोग एक बार लिखेंगे तो गुणे 2, ये वाला और ये वाला भी मैचिंग हो रहा है तो गुणे 2, ठीक है। ये तो हम लोग पहले से मैच करा चुके हैं और इसके अलावा हम लोग का 3 और 5 बचता है। तो 3 और 5 जो बचता है, ठीक है, ये 3 और जो ये 5 बच रहा है इसको भी हम लोग लिख लेंगे तो गुणे 3 गुणे 5। तो समझ गए कैसे इसको लिखा गया। अगर LCM में 2 में भी मैच हो जाता है तो उसको एक ही बार लिखते हैं, ठीक है, अगर ये 3 चीजें हो तो।
क्लियर, बस ये चीज इसमें आपको याद रखनी है। और एचसीएफ में तो तीनों में मैच ही होना चाहिए तभी लिखेंगे। अब बस इसका आप गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो ये 2 तिहाई 6 और 6 दूना का 12, 12 तिहाई 36 और 5 दूना का 10, 36 गुणे 10 यानी 360। ये हम लोग का हो गया आंसर। बस ऐसे आप लोग एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करोगे अगर ये 3 अंकों वाला आ जाता है तो। कैसे एचसीएफ ज्ञात करोगे? जो तीनों में हम लोग को मिले, तो यहाँ देखो 2 और एक यहाँ पे 3 मैच हो रहा है, तो 2 तिहाई 6 ये हम लोग का एचसीएफ हो गया। और एलसीएम में थोड़ा हम लोग यहाँ एक्स्ट्रा चीज क्या करेंगे कि जो तीनों में मैच हो रहा है उसको एक ही बार लिखेंगे, अगर दोनों में भी मैच हो रहा है तो उसको एक बार लिखेंगे, और उसके अलावा जो बचता है उन सबको लिख देंगे। तो देखो तीनों में ये 2 मैच हो रहा है तो एक हमने यहाँ पे 2 लिख लिया, और उसके अलावा ये 3 मैच हो रहा है, ठीक है, तीनों में, तो उसको लिख लिया। उसके अलावा ये 2 यहाँ पे देखो 2 चीजों में मैच हो रहा है तो उसको एक बार, 2 यहाँ पे मैच हो रहा है तो उसको एक बार, और जो चीजें बच रही है यानी 3 और 5 बच रही है तो 3 और 5 हमने यहाँ पे लिख दिया और फिर सबका गुणा कर दिया, तो ये हम लोग का आंसर आ गया। तो 3 चीजें रहेंगी तो हम लोग ऐसे करेंगे। क्लियर है? चलो, तो ये हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 4 रहा। तो ये हम लोग का जो आपकी प्रश्नावली 1.1 है उसमें ये आपके मतलब 4 ही एग्जाम्पल के क्वेश्चन है। अब प्रश्नावली आगे स्टार्ट होगी, ठीक है। तो प्रश्नावली के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग मतलब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक फार्मूला आपको बता देता हूं, उसको आप लोग याद रखना। मान लो 2 संख्याएं हैं, जैसे एक संख्या ए है, 1 मिनट, संख्याएं हैं 2। पहली संख्या मान लो ए है, दूसरी संख्या मान लो आपकी बी है। तो इन संख्याओं का, 2 संख्याएं हैं तो इन संख्याओं का जो गुणनफल होगा ए गुणे बी वो बराबर होगा ए और बी के, ए और बी के मौसा और ए और बी के लौसक के गुणनफल के। ठीक है, यहाँ क्या आपको सीखने को मिला कि किन्हीं 2 संख्याओं का अगर हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाले तो उनके एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होगा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहां से एक फार्मूला क्रिएट होता है कि अगर 2 संख्याएं हैं तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उन संख्याओं का मौसा गुणे उन संख्याओं का लौसा, आपस में ये बराबर होता है। और आपको एग्जाम में क्या करता है कि क्वेश्चन देता है, इसमें से एक संख्या मतलब 2 संख्याएं दे देगी और लौसा मसा में से एक दे देगा और एक ज्ञात करने को बोलेगा, या लौसा मसा दे देगा, एक संख्या दे देगा और एक संख्या ज्ञात करने को बोलेगा। मतलब इन 4 ये चीजें हैं तो इसमें से 3 आपको दे देगा और कोई एक नहीं देगा, उसे ज्ञात करने को बोलेगा। तो ये आपको फार्मूला मालूम है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उन संख्याओं का मौसा गुणे लौसा। तो इस पे आप रख दो सारी चीजें और जो एक चीज बचा है उसको आप हल कर निकाल लो। ऐसे ही आपकी प्रश्नावली 1.1 में सवाल मिलेंगे तो हम लोग प्रश्नावली 1.1 करेंगे तो उसको मैं कराऊंगा। बाकी तब तक आप उनको मतलब सॉल्व कर चेक भी कर सकते हो कि आपको मतलब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो, तो ये रहा हम लोग का पूरा पूरा जो प्रश्नावली 1.1 हुई। ठीक है, उसके सारे के सारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन और साथ ही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, बहुत सारा हमने कॉन्सेप्ट समझा, बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हम लोग का एक तरह से बोल सकते हैं लेक्चर था, काफी बड़ा भी हो गया। बाकी ये हमारी ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी, इसको आप डाउनलोड कर लेना, आपकी स्टडी में काफी हेल्प करेगी। बाकी चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।